एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना जिसने जापान के लोगों में खौफ भर दिया। कौन है जुंको फुरुता? क्यों इसके लिए 44 दिन नर्क की दुनिया से भी ज्यादा दर्दनाक रहे? क्या है जुंको फुरुता का रूह कपा देने वाला केस? क्यों इसे निर्भया केस से भी ज्यादा दर्दनाक माना जाता है? क्यों मुजरिमों को कोई कड़ी सजा नहीं दी गई? आइए जानते हैं जापान के सबसे खौफनाक दर्दनाक केस को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। जापान के साइतामा शहर में जुंको फुरुता नाम की एक 17 साल की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी, जिसकी खूबसूरती पर कई लड़के फिदा थे। जुंको ब्यूटी विद ब्रेन थी, जो क्लास में काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट मानी जाती थी। जुंको जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने का सपना देखती थी, इसलिए इसने स्कूल के दौरान ही घर से थोड़ी सी दूर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर पार्ट टाइम जॉब भी लगा ली थी। इस तरह जुंको पहले स्कूल जाती और फिर वहां से जॉब पर और फिर रात को अपने घर पहुंचती। जुंको घर में 3 भाई बहनों में चहेती थी, साथ ही स्कूल में भी काफी पॉपुलर थी। जहाँ टीचर्स इसे पढ़ाई की वजह से पसंद करते थे, वहीं लड़के इसकी खूबसूरती पर फिदा थे। इन्हीं लड़कों में से एक था हिरोशी मियानो, जो जापान की सबसे बदमाश गैंग्स में से एक का मेंबर था और जुंको को बहुत पसंद करता था। इसलिए इसने जुंको को कई बार प्रपोज किया, लेकिन जुंको ने इसके डार्क बैकग्राउंड को देखकर साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जुंको का गोल सेट था कि उसे रिलेशनशिप में आकर अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोई मुश्किल पैदा नहीं करनी है। इसलिए उसने हर बार मियानो को मना कर दिया, जबकि स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स मियानो को कभी ना में जवाब नहीं देते थे, क्योंकि मियानो जिस गैंग से जुड़ा हुआ था वो काफी खतरनाक गैंग थी। जुंको की ना ने मियानो को काफी डिस्टर्ब कर दिया और उसने जुंको से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर आया 25 नवंबर 1988 का दिन। रोज की तरह जुंको स्कूल से इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर गई और फिर रात को करीब 8-9 बजे के बीच शॉप से निकली और साइकिल से घर जाने लगी कि तभी रास्ते में जुंको मियानो की नजर में आ गई। इस वक्त मियानो अपने दोस्तों के साथ था। ये ग्रुप अक्सर रात के अंधेरे में मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने के लिए निकलता था और आज इनका शिकार बनने वाली थी जुंको फुरुता। मियानो अपने दोस्त मिनाचो से कहता है कि तुम्हें जुंको की साइकिल गिरानी है और फिर मैं हीरो की तरह आकर जुंको की हेल्प करूंगा और इस तरह हम जुंको को अपने प्लान में फंसा लेंगे। प्लान के मुताबिक मिनाचो जुंको के पास जाकर उसकी साइकिल को नीचे गिरा देता है, जिससे जुंको भी जमीन पर गिर जाती है और फिर मियानो मदद के बहाने से जुंको के पास आता है और मिनाचो को डांट फटकाकर यहाँ से भगा देता है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए मियानो जुंको से घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। अब क्योंकि जुंको मियानो को अच्छे से जानती थी, इसलिए ये मियानो पर भरोसा करके उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। लेकिन मियानो इसे घर छोड़ने के बजाय पास के खाली पड़े गोदाम में ले जाता है और यहाँ पर अकेले में जुंको को धमकाते हुए कहता है कि मैं याकुजा गैंग का मेंबर हूँ और मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी बात मानोगे। जुंको जान बचाने के लिए इसकी हर बात मानती है और यहाँ से मियानो जुंको को अदाची के होटल में ले जाता है और यहाँ जुंको के साथ फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाता है। इस हरकत के बाद मियानो अपने दोस्त मिनाचो के घर कॉल लगाता है और यहाँ मौजूद अपने तीसरे दोस्त ओगुरा के सामने अपनी पढ़ाई करता है। जुंको के साथ फिजिकल रिलेशन की बात करता है, जिसे सुनकर ओगुरा जुंको को कुछ टाइम वहीं रोक कर रखने को कहता है। अगली सुबह यानी 26 नवंबर को मियानो जुंको को लेकर पास के एक पार्क में पहुंचता है, जहां ओगुरा, मिनाटो और वटाम्बे जुंको का वेट कर रहे थे। ये जुंको को धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई या फिर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। इसके बाद ये लोग जुंको को लेकर मिनाटो के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है दरिंदगी, हैवानियत की एक नई कहानी, जिसने सबके होश उड़ा दिए। जुंको इन बदमाश लड़कों के बीच फंस चुकी थी और ये चारों लड़के नाबालिग थे। वहीं घर पर जुंको की वजह से इसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने 27 नवंबर को पुलिस स्टेशन जाकर मदद की गुहार लगाई और बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन इस रिपोर्ट की खबर मियानो और उसके दोस्तों को भी लग गई, इसलिए उन्होंने जुंको से उसके पेरेंट्स को कॉल करवाया और दबाव में आकर जुंको ने अपनी फैमिली से कहा कि मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ और कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। बेटी की बात सुनकर फैमिली की भी फिक्र थोड़ी कम हो गई। जुंको को मिनाटो के घर पर रखा गया था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घर पर मिनाटो के पेरेंट्स भी मौजूद थे और इन्होंने बताया था कि जुंको मिनाटो की गर्लफ्रेंड है और कुछ दिन तक यहीं पे रहेगी। लेकिन मिनाटो के पेरेंट्स भी हकीकत जानते थे, पर उन्होंने कभी जुंको को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी अपने बेटे की काली करतूत से खौफ खाते थे।
इसलिए उन्होंने ना तो अपने बेटे को कभी रोका और ना ही पुलिस कंप्लेन की। किसी का कोई डर ना होने की वजह से मिनाटो और मियानो ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और 28 नवंबर की रात को इन्होंने अपने दोस्तों नाकामुरा और इरा को घर पर बुलाया और सबने मिलकर जुंको के साथ गलत काम किया और उसे फिजिकली टॉर्चर किया। उसके बाद मियानो ने जुंको के प्राइवेट पार्ट के बालों को रेजर से कट किया और उसके प्राइवेट पार्ट को माचिस से जलाया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि आगे इससे भी दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाना था। जुंको पर दिन अत्याचार बढ़ने लगे और फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में जुंको ने इस नर्क की दुनिया से जान बचाकर भागने का डिसाइड किया, पर अफसोस वो कामयाब ना हो सकी और दोबारा इन्हीं हैवानों के हाथ पकड़ी गई, जिसके बाद तो जुंको पर और ज्यादा जुल्म किए जाने लगे। ग्रुप ने जुंको को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया, उसके मुंह पर पंच मारे और मियानो ने उसके एंकल्स चला दिए। लेकिन क्या ये सितम यहीं पे रुकने वाला था? जी नहीं, बल्कि इसके आगे की कहानी तो और भी ज्यादा दर्दनाक थी। इन लड़कों ने एंकल्स जलाने के बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और फिर उसे बिना कपड़ों की हालत में ही डांस करने के लिए फोर्स किया, मास्टरबेट करने के लिए दबाव भी बनाया और जब मन भर गया तो फिर ठंड के मौसम में जुंको को बिना कपड़ों के ही बाहर बालकनी में रात भर खड़ा करके रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, इन चारों लड़कों ने उसे और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट में कई सारी चीजें डाली, जैसे मेटल की रॉड, कांच की बोतल तोड़कर अंदर भी डाल दी। इस तरह दिन पर दिन टॉर्चर बढ़ता गया। इन लड़कों ने जुंको को पेट भर खाना नहीं दिया, लेकिन अत्याचार बहुत ज्यादा किया और ये सब जुंको ने करीब 44 दिन तक सहा, जिस दौरान करीब 100 से ज्यादा लड़कों ने जुंको के साथ 400 से ज्यादा बार दुष्कर्म किया। एक एक दिन में 25-30 बार उसके साथ गलत काम किया गया। किसी ने भी जुंको पर रहम नहीं किया। जुंको को कई बार जिंदा कॉकरोच खाने के लिए फोर्स किया गया और उसे अपना ही यूरिन पिलाया गया। सिगरेट, शराब, पेंट, थिनर को पीने के लिए उसे मजबूर किया गया। उन्होंने जुंको की हालत इतनी बुरी कर दी कि अब वो खुद ही इन लोगों से मरने की भीख मांगने लगी। जुंको के शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर जले के निशान, चोट या फिर गहरे जख्म ना हो। प्राइवेट पार्ट के अंदर तक का हिस्सा बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जुंको सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, जिसे जब चाहे हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया और जब चाहे गुस्सा उतारने के लिए। जुंको के शरीर पर चोट इतनी ज्यादा थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। टॉयलेट में भी उसे रेंगते हुए जाना पड़ता था और बस एक ही कोने में पड़े पड़े उसकी जिंदगी गुजर रही थी। जो जुंको अपनी खूबसूरती के लिए पूरे स्कूल में पहचानी जाती थी, अब वही जुंको जख्मों का घर बन चुकी थी। पूरा मुंह चोटों के निशान से भर चुका था। पिटने की वजह से मुंह पर स्वेलिंग आ चुकी थी और इसे देखकर ये कह पाना मुश्किल था ये वही खूबसूरत जुंको है। जुंको को मारने, पीटने और इलाज ना होने की वजह से उसके जख्म दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे, जिनका भरना नामुमकिन हो गया था। जगह जगह जुंको के शरीर में इन्फेक्शन, सेप्टिक फैल रहा था। जख्मों से मवाद निकलने लगा था। कई जगह तो कीड़े भी पड़ गए थे। ये देखकर लड़के ना तो उसे छूते थे और ना ही छोड़ते थे। और फिर आया 4 जनवरी 1989 का दिन, जो जुंको के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होने वाला था। इस रात मियानो कैसिनो में गैम्बलिंग करने के लिए गया, लेकिन किस्मत ने भी इसका साथ नहीं दिया, जिस वजह से मियानो को काफी ज्यादा लॉस हुआ। और इसी गुस्से में जब ये घर आया और उसने जुंको को देखा तो इसी पर अपना सारा गुस्सा उतारने का फैसला किया। मियानो जुंको को बहुत बुरी तरह से पीटता है, कैंडल्स की वैक्स से इसके कई हिस्सों को जलाता है, आयरन रॉड से इसे मारता है। इसके बाद लाइटर का लिक्विड जुंको पर गिराकर इसके बॉडी पार्ट्स को जलाता है। इसकी आंखों पर 2 छोटी कैंडल्स रख देता है ताकि पूरी जलने के बाद उसकी वैक्स इसकी आंखों में चली जाए। यहाँ फिर से जुंको को यूरिन पीने के लिए फोर्स किया जाता है। जुंको को लातों से, मुक्कों से मारा जाता है और कमजोरी की वजह से जुंको को दौरा पड़ जाता है। पर ये हवस के पुजारी फिर भी इस पर रहम नहीं दिखाते। जुंको के शरीर से खून टपकने लगता है, इसलिए ये लोग अपने हाथों को खून से बचाने के लिए हाथों पर प्लास्टिक की थैली पहन लेते हैं और फिर एक्साइज बॉल से जुंको के मुंह पर, शरीर पर कई वार करते हैं। उसके पेट पर भारी भरकम बॉल्स बार बार गिराई जाती है। आज की रात जुंको के लिए सबसे मुश्किल साबित होती है। जुल्म की हर हद पार हो जाती है और जुंको सिर्फ चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इसका शरीर इतना वीक हो गया था कि ये हिल भी नहीं पा रही थी। और इस तरह ये करीब 2 घंटों तक इन दरिंदों की हैवानियत का सामना करती है। और जब सारी हदें पार हो जाती है तो जुंको की सांसें थम जाती है और टॉर्चर सहते सहते जुंको इस दुनिया से विदा हो जाती है। 25 नवंबर 1988 को जुंको को उठाया गया था और करीब 44 दिन तक टॉर्चर सहने के बाद 4 जनवरी 1989 को जुंको ने आखिरी और चैन की सांस ली और फिर हमेशा हमेशा के लिए इन दरिंदों की हैवानियत से छुटकारा पा लिया। जब मियानो और उसके दोस्त देखते हैं कि जुंको का शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा है तो ये थोड़े घबरा जाते हैं और जुंको को होश में लाने के लिए इसे फिर से मारते पीटते हैं, यानी मुर्दे को भी नहीं छोड़ते।
पर इस सब का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जुंको तो आजाद हो गई थी। घबराते हुए मियानो ये बात अपने दोस्तों को बताता है और सब दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि किसी तरह जुंको की लाश को ठिकाने लगा देंगे ताकि पुलिस इन्हें पकड़ ना पाए। ये लोग जुंको की लाश को एक कंबल में लपेटते हैं और उसे एक ट्रेवल बैग में बंद कर देते हैं। इसके बाद लाश को एक ड्रम में बंद करके उसके ऊपर गीला कंक्रीट सीमेंट डाल दिया जाता है और फिर 5 जनवरी को करीब 8 बजे ये ग्रुप कोटो के वाकसु द्वीप में एक खाली जगह पर जाता है और ड्रम को यहीं फेंक कर फरार हो जाता है। लेकिन जुंको की मौत का इन्हें रत्ती भर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके बाद भी लड़कियों को अगवा कर उनके साथ गलत काम करते हैं। पर कहते हैं ना कभी तो सच सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही 1989 की शुरुआत में हुआ जब पुलिस मियानो और ओगेरा को एक लड़की के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। ये दुष्कर्म की घटना 1988 में 19 साल की लड़की के साथ की गई थी। पुलिस जब मियानो से पूछताछ करती है और कहती है कि हमें तेरे साथी ओगेरा ने सब कुछ सच बता दिया है, तो मियानो काफी डर जाता है और पुलिस की बातों में आकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट तब आता है जब मियानो को लगता है कि ओगेरा ने जुंको के साथ की गई घटनाओं के बारे में खुलासा किया है। इसलिए मियानो 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले केस में जुंको का भी खुलासा कर देता है। पुलिस जब इनकी दरिंदगी के किस्से सुनती है तो हैरान रह जाती है और फिर पुलिस जुंको के केस को गंभीरता से लेते हुए केस की जांच आगे बढ़ाती है और 29 मार्च को जुंको की लाश वाला ड्रम बरामद कर लिया जाता है। पुलिस ड्रम के सीमेंट में जमी जुंको की लाश को बाहर निकालती है, पर बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना नामुमकिन था। पर पुलिस फिंगरप्रिंट की मदद से जुंको की पहचान कर लेती है और फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस मियानो ओगेरा के अलावा बाकी दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है और फिर इन सबको कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है। पर कोर्ट इनकी पहचान उजागर करने से मना कर देती है क्योंकि सभी लड़के 18-19 साल के थे। पर शुकान बुनशुन टैबलॉइड के पत्रकार इनकी दरिंदगी दुनिया को दिखाने के लिए इनकी आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं। इसके बाद टोक्यो जिला न्यायालय इन्हें यौन उत्पीड़न, कारावास, दुष्कर्म, हमला और शव को छुपाने के उद्देश्य से सजा सुनाता है और मियानो को पहले 17 और फिर 20 साल की सजा सुनाई जाती है, जबकि ओगेरा को 5 से 10 साल की, मिनाटो को 5 से 6 साल की और वटाम्बे को महज 3 से 4 साल की। वहीं नाकामूरा और ईरा, जिन्होंने जुंको के संग गलत काम तो किया पर मारने में कोई हाथ नहीं था, इसलिए इन्हें साल 2000 में जुवेनाइल डिटेंशन से रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह जुंको के साथ बर्बरता अपनाने वालों को कुछ सालों की सजा देकर उन्हें फिर से आजादी से भरी जिंदगी जीने का मौका दे दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इन दरिंदों को जो ये सजा मिली है काफी थी? क्या सच में जापान की कोर्ट ने जुंको के साथ इंसाफ किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।